दोस्तों, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स का चैप्टर विद्युत धारा, जिसमें हम जो है औसत धारा, तात्क्षणिक धारा और उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर चुके थे। अब अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं धारा घनत्व। क्या पढ़ते हैं? धारा घनत्व। धारा घनत्व जो होता है किसी चालक के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत जो विद्युत धारा गुजरती है उसको बोलते हैं उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये है, ये मान लो 5 हो तो इकाई, और इसमें से धारा गुजर रही हो 10 एम्पियर, तो आप 10 में 5 का भाग दे दीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास इस मार्कर का धारा घनत्व। ठीक है, तो पहले धारा घनत्व की परिभाषा लिखते हैं। मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, शायद आपको बोर्ड पर नहीं भी दिखे तो। ठीक है, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, किसी चालक तार के एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत धारा को चालक का या चालक तार का धारा घनत्व कहते हैं। ठीक है, अब आइए इसको, या ऐसे बोलें, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसे जे वेक्टर, जे के ऊपर सदिश, जे वेक्टर से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जे वेक्टर से। अब देखिए बेटा, मान लीजिए ये आपके पास एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा ना, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है जिसकी दिशा तल के लंबवत होती है। मान लो ये आपके पास क्षेत्रफल है इसका, और इसमें से ये धारा जा रही है आई वेक्टर, तो सॉरी आई, तो आई का उसका इस क्षेत्रफल का आप इसकी दिशा में घटक लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास a cos थीटा। तो धारा घनत्व की परिभाषा से जो धारा है वो एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के लंबवत लेनी है। तो बताइए आई जे बराबर में आई अपॉन में a cos थीटा आ जाएगा। अगर हम इसको आगे लिखें तो बताइए क्या आ जाएगा? आई बराबर में जे ए cos थीटा। अब आपको पता है अगर आपके पास a डॉट b हो तो उसको क्या लिख देते थे? ए बी cos थीटा लिख देते थे, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर जे ए cos थीटा लिखा हुआ है, जे एक सदिश राशि है, a एक सदिश राशि है, तो बताइए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? I बराबर में जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो आपके पास क्या आ गया? I बराबर में जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब धारा घनत्व और क्षेत्रफल का आप लोग अदिश गुणनफल कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? धारा, विद्युत धारा आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, अब आप या तो वीडियो को रोक कर उतार लेना या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगर आपको धारा घनत्व का मात्रक निकालना हो, धारा घनत्व का मात्रक निकालना हो तो क्या आएगा? धारा घनत्व का मात्रक निकालना हो तो क्या आ जाएगा आपके पास? अगर I बराबर में जे ए cos थीटा लिख रहे हैं तो बताइए जे बराबर में क्या आ जाएगा? I अपॉन में a cos थीटा। अब cos थीटा का तो कोई मात्रक होता नहीं है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो बताइए धारा घनत्व का मात्रक क्या आएगा? धारा घनत्व का मात्रक क्या आएगा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ एरो का निशान लगाकर लिख लीजिए धारा घनत्व का मात्रक
एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो बताइए धारा घनत्व का मात्रक क्या आया? एसआई मात्रक की बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो बताइए धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर है? ठीक है, उतार लीजिए। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इंपॉर्टेंट है, वो टॉपिक है अपवहन वेग। अपवहन वेग। अब अपवहन वेग को पढ़ने से पहले हमको कुछ चीजें समझनी है। इधर ध्यान से देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई चालक तार है, ये एक चालक तार है। अब चालक तार है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, अब जब तक किसी चालक तार पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र या विद्युत विभवांतर आरोपित नहीं किया जाता है तो चालक में उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये सारे के सारे कैसी गति कर रहे होते हैं? यादृच्छिक। क्या गति कर रहे हैं? यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। यादृच्छिक का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, कोई सीक्वेंस नहीं होता है, कोई उनमें समानता नहीं होती है उनकी गति में। ठीक है, तो क्या सीखा? किसी चालक तार पर जब तक बाह्य विद्युत क्षेत्र या बाह्य विद्युत विभवांतर आरोपित नहीं करोगे तब तक चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसी गति करेंगे? यादृच्छिक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रैंडम। ठीक है, अब इस रैंडम या जो गति है उसका औसत वेग, सारे इलेक्ट्रॉनों का अगर औसत वेग निकाला जाए तो वो आता है 0। कितना आता है? 0। सारे इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग कितना आता है? 0 आता है। लेकिन अगर आप लोगों से कोई चाल पूछे, चाल होती है 3×10⁻³ किलोमीटर प्रति सेकंड। अब आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हो कि ये इलेक्ट्रॉन चलते क्यों हैं, गति क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि इनके पास एक ऊर्जा होती है, तापीय गतिज ऊर्जा। क्या होती है? तापीय गतिज ऊर्जा। अब किसी पदार्थ के पास गतिज ऊर्जा है तो वो उस ऊर्जा के कारण क्या करेगा? गति करता रहेगा। ठीक है, अब जो तापीय गतिज ऊर्जा होती है ना, उसका मान होता है E बराबर में 3/2 kT। यहाँ पर K वोल्ट्जमान नियतांक है और T जो है ताप है। अब ये चीज जरूर लिख लीजिएगा कॉपी के ऊपर। वोल्ट्जमान नियतांक का मान होता है 1.38 ये इंपॉर्टेंट है, जूल प्रति केल्विन। क्या होता है? जूल प्रति केल्विन। तो बताइए हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि कोई चालक पदार्थ जो होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है बिना किसी विभवांतर या विद्युत ऊर्जा के क्या कर रहे होते हैं? यादृच्छिक गति कर रहे होते हैं। और उस यादृच्छिक गति का औसत वेग होता है 0। उस यादृच्छिक गति के कारण जो गतिज ऊर्जा होती है वो तापीय गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, वो होती है E बराबर में 3/2 kT। ठीक है, यहाँ पर K वोल्ट्जमान नियतांक है, इसको जरूर लिख लीजिएगा। 1.38 जूल प्रति केल्विन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अगर आपके पास कोई चालक पदार्थ है, जो अभी हम पढ़ रहे थे, ये चालक पदार्थ है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो यादृच्छिक गति कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने इसको किसी बैटरी से जोड़ दिया, ऐसा ये प्लस का हो गया, माइनस का, तो यहाँ प्लस ये माइनस, तो एक विद्युत क्षेत्र आ जाएगा ये इधर। अब आपको पता है जब भी किसी आवेश को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, वो बल होता है F बराबर में QE। अगर Q पॉजिटिव है तब तो F और E की दिशा समान आएगी, मतलब वो विद्युत क्षेत्र में रखे गए आवेश पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगेगा। लेकिन अगर ये नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित कण है,
तो बाह्य विद्युत क्षेत्र इधर है, तो ये ऋणावेशित होने के कारण इन पर बल किधर लगेगा, इस दिशा में लगेगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये एक निश्चित दिशा में गति करने लग जाएंगे। पहले तो अपनी मनमर्जी के हिसाब से चल रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण इन इलेक्ट्रॉनों पर बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, ठीक है, जिसके कारण इनका जो औसत वेग शून्य आ रहा था वो औसत वेग शून्य ना आकर अब क्या मिलेगा, कुछ ना कुछ उसका परिमाण मिलेगा, ठीक है। उस औसत वेग को जब आप बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हो, उस औसत वेग को क्या बोलते हैं, अपवहन वेग, ठीक है। तो अब हमको क्या पढ़ना है, अपवहन वेग। अब तक हमने क्या पढ़ा, किसी चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं बिना बाह्य विद्युत क्षेत्र के यादृच्छिक गति करते हैं, लेकिन जैसे ही बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देंगे वो एक निश्चित दिशा में क्या करने लग जाएंगे, गति करने लग जाएंगे। उस निश्चित दिशा में गति के कारण जो औसत वेग आएगा उसको क्या बोलेंगे, अपवहन वेग। क्लियर है। अब अपवहन वेग हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।